हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे वो कंटिन्यू चलेगा आपका हिस्ट्री का। जो 6 चैप्टर चल रहा था 6 क्लास का वो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 3rd चैप्टर का, तो उसमें था क्या कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिल रही है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हड़प्पा संस्कृति में जो भी इमारतें मिली हैं या उस टाइम की जो रहन सहन था, नगर व्यवस्था था, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। उसके अलावा हम लोग देखे कि बहुत सारी चीजें जो है वहाँ उस टाइम में एक मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो की थी, जिसमें आपको वहां पे एक वस्त्र, एक कपड़े पर बहुत अच्छे से कारीगरी की गई हुई मिली है, जिससे कि ये पता चलता है कि उस टाइम में कपास की भी खेती की जाती थी, जिससे कपास से ही वस्त्र का निर्माण किया जाता था। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग को देखना क्या है, ये अभी आरंभिक नगर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो अगला है वो कहता है कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं। विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कि कोई विशिष्ट कार्य करे जिसमें उनको एक खास प्रशिक्षण मिली होती है विशेषज्ञ को। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण मिला रहता है, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली रहती है, उसी उस चीज के लिए वो स्पेशलिस्ट होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशिक्षण एक विशेषज्ञ कहते हैं। उस टाइम में आप जैसे ये जो विशेषज्ञ लोग थे, तो उस टाइम में हम लोग किस किस चीजों पे ये चीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्थर को तराशा जाता था, उस पे एक नक्काशी की जाती थी। मनके को चमकाना, मतलब जो मनके मिले हैं उस पे पॉलिश की हुई मिली है। मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सभी इस टाइम में हमें देखने को मिलता है। मूर्ति जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो वो जो जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उनके चेहरे इतने आकर्षक ढंग से बनाए गए थे। तो उससे क्या अंदाजा लगता है कि ये किसी विशेषज्ञ का ही कार्य हो सकता है, जो इतनी बारीकी से उस मूर्ति को बनाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर उस टाइम में ये भी अंदाजा लगाया जाता था कि ये जो विशेषज्ञ लोग होते थे, जो कि एक पर्टिकुलर एक टेक्निक लेके ही किसी चीज को बनाते थे, तो क्या ये बनाने वाले पुरुष होते थे या महिलाएं होती थी, इसके बारे में सही अंदाजा नहीं लगाया गया है। लेकिन ये अंदाजा लगाया गया है कि ये कार्य स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते थे। तो इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, फेंस किसे कहते हैं। फेंस क्या होता है, ये आपका जो उस टाइम में जितनी भी चीजें मिली हैं वो प्राकृतिक रूप में मिली हैं। पत्थर और शंख, ये जो जो भी चीजें थी वो प्राकृतिक थी, जो कि प्रकृति से डायरेक्ट मिली हैं। उसमें कोई अलग से उसमें कार्य नहीं किया गया है। लेकिन जो ये फेंस की बात की जा रही है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है फेंस के बारे में। तो ये फेंस क्या होता है, तो ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया पत्थर होता था, एक धातु होती थी फेंस। इसमें क्या होता था कि पत्थर और जो शंख होती थी वो तो प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होती थी, लेकिन जो ये फेंस है उसको कृत्रिम रूप से, मानव निर्मित रूप से बनाया जाता था। इसको तैयार करने में क्या किया जाता था, जो बालू होते थे और या स्फटिक होते थे, उसके पत्थर को चूर्ण बनाया जाता था, एक पाउडर का रूप दिया जाता था उसको। पाउडर का एक बारीक कणों में तोड़ने के बाद उसमें गोंद मिलाया जाता था, जो चिपकने वाली चीजें होती थी, उसमें मिलाकर फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर उसको एक आकृति दी जाती थी। उसके बाद वह जो वस्तु तैयार होती थी, जो ये चूर्ण और गोंद के मिक्स करने से जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी, उस वस्तुओं पे अंत में चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत का जो रंग होता था वो ज्यादातर नीला या हल्के जो समुद्री कलर होते हैं वैसे होते थे। तो ये क्या दिखाता है कि उस टाइम में कृत्रिम रूप से भी बहुत चीजें बनाई जाती थी। तो इस तरह का जो ये आप पिक्चर में देखते हैं, तो इसको हम फेंस कहते हैं। ये आपका बालू की कणों से ही, ये भी एक तरह के पत्थर से ही बनाए जाते थे, लेकिन उस पत्थर को, वो बालू को या स्फटिक जिसको कहते हैं, उसके उसको चूर्ण बना के उसको पाउडर का रूप दे के उसमें गोंद मिला के ये आकृति बनाई जाती थी। फिर उसके ऊपर एक अच्छी पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
ये फेंस से मन के क्या क्या चीजें बनाई जाती थी, तो इससे मन की चूड़ियां और छोटे बर्तनें भी बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कच्चे माल की खोज कहाँ कहाँ से हुई है। तो उस टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो कच्चा माल होता था, कच्चा माल कहते किसे थे, जो ऐसे ही प्राकृतिक रूप में ही मिल जाते थे, उसको बदला नहीं जाता था, उसको अब उसमें और नए नए चीजें नहीं मिलाई जाती थी, उसको हम लोग कच्चा माल कहते थे। तो ये कच्चा माल हम ये नहीं जानते हैं कि सारे के सारे कच्चे माल आपको हड़प्पा से ही मिले हैं, ऐसा नहीं है। इस टाइम में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हड़प्पा से मिली हैं और बहुत सारी चीजों को दूसरी जगह से आयात किया गया था। तो इसमें जो हड़प्पा में मिलने वाली वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, और किन किन चीजों को बाहर से मंगाया जाता था, हड़प्पा के बाहर के स्थान से उनको यहाँ पे मंगाया जाता था। इससे पता चलता है कि उस टाइम में यातायात भी होता था, इन सारी वस्तुओं का को खरीदा भी जाता था। इन कच्चे मालों में कौन कौन से पदार्थ आते थे, तो कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, ये तो हम लोग जान गए हैं। फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। इनमें से कई तरह की जो चीजें होती हैं वो बनाई जाती हैं, और मिसाल के तौर पर अगर देखें तो किसान द्वारा पैदा किए गए कपास जो है वो कच्चे माल में मिलते हैं। कपास क्या है, जिससे आगे चल के जो कपड़े बनाने का काम किया जाता है, धागे बनाए जाते हैं, वो जो कपास होता है, एक्चुअली वो कपास कच्चा माल होता है, उससे आगे चल के तैयार माल में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो कच्चे माल होते हैं वो उसको जो कपास मिलती है जो कच्चे फॉर्म में होती है, उसको बाद में कताई और बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। हड़प्पा में लोग को कई चीजें वहां से मिली है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है, जैसे आप कह सकते हैं तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जो पत्थरें होती थी, जैसे उसको दूर दूर से आयात करके मंगाया जाता था। सारी चीजें जो है वो आपको हड़प्पा में ही नहीं मिली है, बहुत सारी चीजें हैं उसको बाहर से मंगाया जाता था। जैसे आप देखेंगे इनमें कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो तांबे जो है वो आज का जो राजस्थान जगह है, भारत के राजस्थान से उनको मंगाया जाता था। ये हड़प्पा आपका तो आधुनिक पाकिस्तान में चला गया है। तो उस टाइम में जो तांबे होते थे, तांबे वाली वस्तुएं वो आपको राजस्थान से मंगाए जाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई जो देश होती थी, ओमान, उससे भी ये तांबे का आयात किया जाता था। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर भी और दूसरे देश से भी इन सामानों का आयात किया जाता था। कांसा जो होता है, कांसा एक ऐसी धातु होती है जो दो धातुओं को मिला के बनाई जाती है। कांसे बनाने में कौन कौन सी धातुएं लगती है, एक तो आपका तांबा हो गया, दूसरा आपका टीन हो गया। इन दो धातुओं को मिला के कांसा तैयार किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही धातु दूसरे जगह से मंगा के बनाए जाते थे। तो आपका जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभ्यता में आपको कांसे का भी निर्माण मिलता है, कांसे से बनाए गए बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं इन हड़प्पा संस्कृति से। तो ये दोनों जो चीजें हैं, एक तांबा जो आपको राजस्थान से मंगाए जाते थे या एशियाई देश ओमान से भी मंगाए जाते हैं, दूसरा आपका जो टीन है उसको आधुनिक कहाँ से मंगाया जाता था, तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोने का आयात भी किया जाता था। ये सोना आपको आधुनिक कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका से आपको सोना का आयात किया जाता था, और बाकी जो बहुमूल्य पत्थरें का आयात है वो आपको गुजरात में मिलती है, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। इनको मंगाने के लिए कौन सा साधन यूज किया जाता था, तो बहुत, तो उस टाइम का जो ये पहिए का जो निर्माण था, एक दो सच में दिखाया गया है, लेकिन ये अभी के टाइम में ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो बनाए जाते थे वो लकड़ियों के बनाए जाते थे, और लकड़ी ए, लंबे समय के बाद वो नष्ट हो जाते थे। इन चीजों को देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये खिलौना के रूप दिया गया है, इस तरह की गाड़ी बनाई गई थी। उसके अलावा ये जो साधन है, ये हल का चित्र बनाया गया है, इससे खेती बाड़ी के लिए ये हल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये ज्यादातर क्या थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। अब हम लोग अगला देखेंगे कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था। ये लोग भोजन के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो वो लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। हड़प्पा जो संस्कृति है वो आपका नगरीय संस्कृति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा पूरा का पूरा आबादी आपके शहर में रहते थे, ऐसी बात नहीं है।
बहुत सारी आबादी जो है हड़प्पा काल की, वो गांव वाले क्षेत्रों में भी रहते थे। उनका जो जीवन का ये था, वो खेती बाड़ी पर और जानवरों के पशुपालन पे निर्भर करते थे। पशुओं को पालते थे और दूसरा अब वो खेती बाड़ी अनाजों को उपजाते थे। इन दोनों चीज ये गांव वाले इलाके में होते थे। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे और अनाज उगाते थे और जानवरों का पालन करते थे। जो किसान लोग होते थे, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले, जो ये किसान और जो चरवाहे होते थे, वो जो शहर में रहते थे, जहाँ शासक वर्ग थे या दस्तकार लोग होते थे या लेखक होते थे, इनके लिए जो भोजन का सामान होता था, ये गांव से ही उनको दिया जाता था। खाने का सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो यहाँ पे आपको पशुपालन भी मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या देखने को मिलता है? हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण और नगरीय सभ्यता, इन दोनों में देखेंगे। जो नगर में रहते थे वो शासक वर्ग होते थे। इसके अलावा लेखक होते थे, दस्तक दस्तकार लोग होते थे। इसमें जो रहते थे वो किसान वर्ग के लोग रहते थे और पशुपालक। ये लोग इन पे डिपेंड होते थे। ये इनके द्वारा जो उपजाए गए भोजन, जो भी अनाज होते थे, वो शहर में भी भेजे जाते थे। इसके अलावा देखेंगे कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल का भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हलों को नहीं बचा पाया गया था, क्योंकि वो जो हल बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। लंबे समय के बाद वो नष्ट हो गए थे। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता था कि हल के बारे में भी वो लोग जानते थे और हल का इस्तेमाल भी करते थे, क्योंकि उसी आकृति के खिलौने भी पाए गए हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए, जैसे पानी को संचय करते थे। जो हड़प्पा क्षेत्र था वहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो वहां पे इसकी खेती बाड़ी के लिए ये लोग पानी को पहले से, जो बारिश का पानी होता था, उसको संचय करके रखते थे और जरूरत पड़ने पर उससे फसल की जुताई सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। कौन कौन से जानवरों को पालते थे? तो गाय, भैंस, भेड़ भेड़ और बकरियों को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में क्या होता था कि मवेशी के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि वो पानी क्या होता है, खत्म हो जाता था। ये लोग फलों में बेर को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जो शिकार करने का काम होता था, इन सब चीजों का ये लोग करते थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आता है आपका गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें जो बहुत सारे नगर मिले हैं, तो ज्यादातर नगर जो है आपके गुजरात राज्य से भी मिले हैं। जो आधुनिक गुजरात है, वहां पे भी आप बहुत सारे नगर हैं जो हड़प्पा काल के माने जाते हैं। तो इनमें जो भी पुरातात्विक लोग थे, वो खोजबीन करने के बाद उनको कहाँ कहाँ से कौन कौन से नगर मिले हैं गुजरात के इलाके में, तो उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। जो कच्छ के इलाके में खदेर बेट के किनारे धौलावीरा नगर मिले हैं। एक तो गुजरात में कौन कौन से नगर, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी आता है कि गुजरात के कौन कौन से में नगर मिले हैं। तो गुजरात में आपका एक तो हो जाता है आपका धौलावीरा है, धौलावीरा। दूसरा आपका मिला है लोथल। ये दो नगर मिले हैं। इसके अलावा और देखते हैं, और भी बहुत सारे नगर मिले हैं। तो मेनली जो इसमें बहुत सारी चीजें और भी नए नए चीजें मिली हैं, इसके लिए ये दोनों जगह बहुत ही फेमस है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि धौलावीरा जो नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलती है। यहाँ साफ पानी भी उपलब्ध थे। साथ में जमीन जो थी वो काफी उपजाऊ थी।
जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। हम जानते हैं कि हड़प्पा का जो नगर था वो दो भागों में विभक्त था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। जो पश्चिमी भाग होता था उसको दुर्ग नगर कहते थे, जो पूर्वी भाग था उसको निचला नगर कहते थे। लेकिन धौलावीरा में क्या था कि नगरों को तीन भागों में, तीन हिस्सों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ जो थे वो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब एक तरह से देखे तो उसके चारों ओर किलाबंदी की गई थी। यही पहला हड़प्पा का एक नगर है। धौलावीरा को किलाबंदी करके बनाया गया था। तो किस नगर में किलेबंदी की गई थी, हड़प्पा के किस नगर में किलेबंदी की गई थी? तो वो आपका आ जाता है धौलावीरा। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार भी बनाए गए थे। इस नगर में एक खुली मैदान भी मिलते हैं जिसको सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के लिए, कार्यक्रम के लिए आयोजित किया जाता था। इस खाली वाले क्षेत्र जो होते थे उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खोद के बनाया गया था। हड़प्पा लिपि के बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। लिपि के बड़े बड़े अक्षर में खुदे हुए इमारत भी मिलते हैं। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जो अभिलेख होते थे वो तो हम जानते हैं किसी भी कठोर सतह पे लिखे जाते थे, तो यहाँ पे से जो मिली है वो लकड़ियों पे मिली है। लकड़ी पे ही ये अभिलेख को खोदा जाता था। यहाँ एक अनोखा अवशेष मिला है। और कौन सा अवशेष मिला है? क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे, यहाँ पे ये लकड़ी पे ही पाए गए हैं। दूसरा जो आपका आता है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिलता है। लोथल में आपका कीमती पत्थर मिलता है। यहाँ से कीमती पत्थर मिला है। उसके अलावा देखेंगे कि यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस नगर में एक भंडार गृह मिला है। लोथल में आपको दूसरा क्या मिला है? भंडार गृह। इस भंडार गृह से कई मुहर और मुद्रा या मुहरबंद, जो मुहरबंद होते थे वो भी मिले हैं। ये कैसी होती थी? ये गीली मिट्टी पर दबाकर बनाई गई छाप होती थी। तो लोथल का जो बंदरगाह है, यह एक बड़ा तालाब जो लोथल के पास पाया गया है, इसको बंदरगाह के रूप में देखा गया है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये जो बंदरगाह है वो समुद्र के रास्ते से आने वाली जो भी नावें होती थी यहाँ पर रुकने और यहाँ से सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी को हम जानते हैं कि बंदरगाह उसी को कहा जाता है जहाँ पे सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। इमारत संभवतः मन के बनाने का काम होता था। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम किया जाता था, एक फैक्ट्री टाइप का था। वो भी वहां से मिली है। पत्थर के टुकड़े, अवधि मनके होते थे, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा एक कारखाना ही मिला है, एक पूरा उद्योग का ही एक क्षेत्र मिला है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे। मनके बनाए जाते थे। उसके बाद वहां से जो भी उसके बनाने के जो उपकरण होते थे वो सभी चीजें वहां से मिली हैं। यहाँ पे मुद्रा के बारे में दिखा दिया गया है। ये जो चित्र बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे कि मुद्रांकन या मुहरबंद क्या होता था। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उस डिब्बे या थैले को चिह्नित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब उसका कितना वेट है, उस थैले में क्या सामानें पैक की गई है, उसको करने के लिए उस पे मुहर लगाए, एक निशान लगाए जाते थे। मुहर का मतलब क्या होता है? निशान लगाना। आज के डेट में भी आप देखेंगे कि कोई भी जो पैक्ड आइटम होता है उस पे वो कितने उसका वेट कितना है, उसमें कौन सा आइटम है, उस तरह की चीजों का उस पे मुहर लगा रहता है। तो उसी तरह की चीजें आपको उस टाइम में भी मिले हैं जिसपे मुहर लगे होते थे, जिसको दूसरे जगह बेचने का काम किया जाता था, दूसरे जगह भेजा जाता था।
और थैले को बंद करने के बाद उसमें मुहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। जब सामान पैक कर दिया जाता था तब उसको पूरी तरह से गीली मिट्टी से कवर करके उसमें मुहर का निशान लगा दिया जाता था। मुहर की छाप को मुहरबंद कहते हैं। जो छाप उकेरे जाते थे उसको मुहरबंद कहते थे। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह माना जाता था कि जो भी सामान भेजा गया है वो सही सलामत वहां पहुंच गया है। अगर वो थोड़ा सा भी ढीला हो गया या सामान खुल गया तो इसका मतलब होता था कि उसको वो सामान सही से नहीं, सुरक्षित नहीं पहुंचाया गया है, उसमें कुछ कमी रह गई है। इस तरह की चीजें उस टाइम में देखने को मिलती है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि ये जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका अंत कैसे हुआ, ये नष्ट कैसे हुआ। तो इसके पतन के बारे में अगर हम देखें तो अभी तक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। अभी तक कोई इतिहासकार इसका सही अंदाजा नहीं लगा पाया है कि इस सभ्यता के अंत का क्या कारण था। सभ्यता के अंत का अंत कोई निश्चित कोई निश्चित कोई निश्चित कारण नहीं मिला है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहती हैं। इस सभ्यता के खत्म होने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे जो इतिहासकार थे उनका मानना था कि ये अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिए। कुछ लोगों का मानना था कि जो लेखक मुहर और बांटे थे वो भी प्रयोग होना बंद हो गया। ये धीरे धीरे क्या दिखाता है कि ये सब सभ्यता धीरे धीरे खत्म की तरफ जा रही है। दूसरा देखा गया है जो कच्चे माल आयात किए जाते थे वो उसका भी कमी होते चला गया। अब लोग कम आयात करते थे। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें होती थी अब उस पे बहुत सारे कचरे, मतलब ये एक तरह से दिखा रहा है कि वहां पे लोग अब रहना रहना बंद कर दिए थे। वहां लोगों का रहना कम हो गया था। ये जो जल निकास था वो भी नष्ट हो गया था। लोग अब झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। यह सब कौन किस कारण से हुआ इसके पीछे बहुत सारे अ, तथ्य छुपे हुए हैं। बहुत सारे जो इतिहासकार था उनका मानना था कि वहां से जो नदियां बहती थी वो नदियां सूख गई। एक तो प्राकृतिक कारण मानते हैं बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार मानव निर्मित कारण मानते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। जो इतिहासकार इसको प्राकृतिक रूप से मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, तो उनमें मानने वाले का ये कहना था कि ये जो नदियां बहती थी सिंधु नदी वो सूख गई। दूसरे इतिहासकार का मानना है कि जो जंगल होते थे वो उनका विनाश हो गया। जंगल का विनाश हो गया उसके बाद जिसके कारण क्या है ईंधन की जो जरूरतें होती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। बहुत सारे का मानना है कि जो मवेशियों के लिए चारागाह भूमि होती थी वो धीरे धीरे सूख गई और वो मैदान अब रह ही नहीं गया, जिसके कारण वहां पे लोगों का रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बहुत सारे विज्ञानों इतिहासकारों का मानना है क्या वहां पे बाढ़ आने के कारण ये इस सभ्यता का अंत हो गया। बहुत सारे लोग उसको सूखा का कारण मानते हैं। तो ये सारे कारण एक जगह पर एक जैसे नहीं हुए। ये हड़प्पा संस्कृति के अलग अलग नगरों में अलग अलग कारणों के कारण ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मानव निर्मित कारण मानते हैं उनका कहना है कि जो शासक था उनका नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होते चला गया जिस कारण से ये सभ्यता का अंत हो गया। तो इस पे अभी बहुत सारे डिबेट हैं। तो हमारे काम का यही है कि हम ये जान लें कि इस सभ्यता का अंत का बहुत सारे कारण हैं। आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो उसमें मेनली जो कारण आपको दिया गया है वो मानव निर्मित कारण कह दिया गया है कि जो शासक थे उनका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो इस पे कोई एक राय नहीं बनती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग टाइम नहीं पूछे जाते हैं। नहीं तो तीन चार कारण के बाद इनमें से सभी कारण इस सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। तो ये हमारा था हड़प्पा संस्कृति जिसके बारे में हम लोग अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, एक एक चैप्टर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।